Now guys, we continue with our next topic, that is the classification of accounts. ठीक है, अब रूल्स अप्लाई करने का टाइम आ गया है. मैं फिर से आपको एक बार रूल्स बता देता हूँ. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रियल रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, दिस रूल इज अप्लाइड ऑन गुड्स एंड एसेट्स. देन पर्सनल रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. दिस रूल इज अप्लाइड ऑन नेम, इंस्टीट्यूशन, किसी का भी नाम हो, नेम ऑफ अ पर्सन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, बिजनेस, वॉट एवर, किसी का भी नाम हो, वो पर्सनल रूल उसके ऊपर अप्लाई करता है. पहले आपको ये चेक करना है कि जैसे आज मैंने कोई भी अकाउंट लिखा तो आपको चेक करना है कि ये क्या है, गुड्स है, एसेट्स है, गुड्स या एसेट्स है, रियल रूल अप्लाई होगा. किसी का नाम दिख रहा है, पर्सनल रूल अप्लाई होगा. फिर अगर कोई भी एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है या गेन है तो नॉमिनल रूल अप्लाई होगा. तो नॉमिनल रूल क्या बोलता है? नॉमिनल रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड दिस रूल इज अप्लाइड ऑन एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन. समझ में आया? क्लियर है? ये तीनों रूल्स क्लियर है? ये तीनों रूल्स हमको अभी अच्छे से अप्लाई करने हैं. मेन एप्लीकेशन याद रखना कि रियल रूल गुड्स और एसेट्स पे अप्लाई होता है, जो कल हमने देखा. पर्सनल रूल किसी के भी नाम पे अप्लाई होता है. और नॉमिनल रूल जो आपका है, जो नॉमिनल रूल में अंदर आ रही है चार चीज़ें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, तो ये चार चीज़ों पे, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन पे अप्लाई होता है नॉमिनल रूल. समझ में आया? अब देखो आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये फॉर्मेट आपको बनाना है. सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, जो ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में है. ठीक है, आपको यहाँ पे ये बोला गया है टाइप बताओ. टाइप बताओ मतलब वही रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, और उसका एक्सप्लेनेशन दो कि क्यों आपने ये टाइप लिखा. देखो रीज़न ज़रूरी है. आपसे अकाउंट्स चालू हो रहा है आज से. अभी तक मैंने अकाउंटिंग टर्म्स आपको सिखाया है, रूल्स एक रट्टा है, अब प्रैक्टिकली चालू होगा. ठीक है, और जब तक रूल्स अप्लाई हो रहे हैं ना, रूल्स के हिसाब से जितना अकाउंट्स हो रहा है एक चैप्टर में ही होता है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रट्टा ही है. रूल्स के बाद एक्चुअल लॉजिक चालू होगा. ये क्लासिफिकेशन रूल्स के बेसिस पे अभी, और ये हमको सिखाना पड़ता है ताकि आगे की जो आपका मेन पार्ट है, जो आपका मेन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. वो बेस है तुम्हारा. जर्नल एंट्री नहीं आई लॉजिकली तो लाइफ में अकाउंट्स नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल हमको ये करना है पहले. तो सबसे पहले क्या है, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट. किसका? देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये नाम है, चलो आपको ये नाम है, वैसे तो कॉलेज का नाम है, नाम आ गया. नाम आ गया तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? पर्सनल रूल. चलो ये समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आप को बाकी के रूल्स समझाओ. भाई रियल रूल अगर होता तो रियल रूल क्यों होता? गुड्स या एसेट्स होता. क्या ये गुड्स है? क्या ये एसेट्स है? नहीं. क्या ये खर्चा है? क्या ये लॉस है? क्या ये इनकम है? क्या ये गेन है? तो रियल भी अप्लाई नहीं हो रहा है, नॉमिनल भी अप्लाई नहीं हो रहा है. अब ये कहीं ना कहीं नाम दिख रहा है. चलो नाम डाउट है तुमको कि नाम अटक रहे हो, नाम है कि नहीं, तो बाकी के रूल चेक कर लो. भाई गुड्स है, एसेट्स है, नहीं है, रियल रूल अप्लाई नहीं होगा. एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन है, नहीं है, नॉमिनल भी अप्लाई नहीं होगा. तो मेरा डाउट सही था, ये नाम ही है, क्योंकि वो तो पक्का है कि नहीं है, तो यही होगा भाई. ठीक है, तो ये नाम है, कॉलेज का नाम है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंसान तो नहीं है, कॉलेज का नाम है. इंसान के अलावा कोई भी नाम हो तो आपको लिख देने का लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, अच्छा नाम है तो कौन सा टाइप हो गया? पर्सनल अकाउंट. ठीक है, ये अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं है ये. अकाउंट को ऐसे ही लिखा जाता है और छोटा ए नहीं लिखना. ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा? इट इज अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. अगर इंसान हो तो नेचुरल पर्सन. एक स्टेटमेंट याद रख लो. ठीक है, सेकेंड है कैश अकाउंट. कैश और बैंक बैलेंस ये हमेशा हमारी एसेट्स होती है. क्या होती है? पैसा. सबसे बड़ी एसेट्स आपकी पैसा ही है. ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी को जो तुम एसेट्स बोलते हो वो क्यों बोलते हो? क्योंकि उस प्रॉपर्टी को भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. समझ में आया? अगर प्रॉपर्टी को खाओगे थोड़ी, मेरे पास बहुत ज़मीन है, क्या खाओगे? क्या नहीं, उस प्रॉपर्टी को बेच के आप पैसा ला सकते हो और पैसे से बाकी की सारी नीड्स फुलफिल कर सकते हो अपनी. तो कैश या बैंक कभी भी आप देखो वो हमारी क्या है? एसेट्स है. ठीक है, और वो कौन सी एसेट्स है? वो करंट एसेट्स होती है. अब मैं आपको एसेट्स के बारे में थोड़ा विचार विस्तार से समझाता हूँ. देखो मेनली दो तरह की एसेट्स होती है. एक होती है फिक्स्ड एसेट्स,
जिसको अभी नया नाम आया है काफ़ी सालों से, जब से बुक्स चेंज हुई थी 2018 में, अब बोलते हैं नॉन करंट। क्योंकि पहले हम लोग बोलते थे, अभी भी फिक्स्ड बोल सकते हो, कुछ रॉन्ग नहीं, ठीक है। पहले हम बोलते थे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एंड करंट, लेकिन वो बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए करंट का ऑपोजिट नॉन करंट हो गया, मतलब नॉन करंट मतलब फिक्स्ड, ठीक है। अब फिक्स्ड क्या है, क्यों एसेट्स को फिक्स्ड कहा जाता है? देखो करंट एसेट्स जो है ना वो 1 साल तक ही रहती है जनरली, 1 साल के बाद उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या जो ऐसी एसेट्स हो जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके वो करंट एसेट्स होती है, उसे करंट एसेट्स कहा जाता है। उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है लिक्विडिटी का मतलब होता है जिस चीज़ को आप कैश में तुरंत कन्वर्ट कर सको उसकी लिक्विडिटी हाई बोलते हैं। जैसे गोल्ड है, जैसे तुम्हारे पास शेयर्स वगैरह हो, ठीक है, लेकिन शेयर्स एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है, उसकी लिक्विडिटी भी हाई है। लेकिन गोल्ड वगैरह है या आपके पास स्टॉक रखा है जो आपके गुड्स वगैरह रखे हैं, ठीक है, इनकी लिक्विडिटी हाई होती है, उनको कभी भी हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और करंट जो एसेट्स होती है, करंट एसेट्स का टाइम पीरियड 1 साल का होता है। फिक्स्ड एसेट्स को फिक्स्ड क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये एसेट्स बिजनेस में आके फिक्स हो जाती है, इट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म। हमारा इंटेंशन जो था, जैसे ये फिक्स्ड एसेट्स है मेरे लिए, फर्नीचर, बेंचेस, मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि 1 साल यूज़ करना है उसके बाद मैं इसको बेच दूंगा। एसी मेरा फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या था जब परचेस करते वक्त, एटलीस्ट मैं 5-6 साल तो चलाऊंगा, अगर बीच में ख़राब नहीं हो रहा है तो, ये भी बीच में ख़राब नहीं हो रही है तो मैं लॉन्ग टर्म इसको चलाऊंगा, ये मेरी फिक्स्ड एसेट्स हो गई। इसका पर्पस मेरा खरीदने का बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए होता है। मेन पर्पस फिक्स्ड एसेट्स का क्या होता है? आज अगर मैं बाहर सोफ़ा रखता हूँ तो सोफ़ा किसके लिए रखूँगा? पेरेंट्स के लिए रखूँगा, ठीक है, वे पेरेंट्स आके उनको एक कंफर्ट मिले बैठ के आराम से। अगर मैं बाहर सोफ़ा के साथ एसी भी लगा देता हूँ वहाँ पे, तो वो भी क्या है, वो सब मेरी क्यों कर रहा हूँ? मेरे बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, एंड इट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। मेरा देखो इंटेंशन देखा जाता है, आपका इंटेंशन क्या था आपके दिमाग में? अगर ये था कि आप 1 ही साल के अंदर उसको निकाल दोगे, कन्वर्ट कर दोगे, तो वो फिक्स्ड नहीं कहलाता। लेकिन आपका इंटेंशन अगर ये था कि आप लंबा चलाओगे, ठीक है, और बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए वो चीज़ बिजनेस के अंदर आ रही है, जैसे लैंड और बिल्डिंग है, ठीक है, आप बिजनेस के लिए खरीदते हो तो लंबे समय के लिए खरीदते हो। मशीनरी, जो हाई फाई बिजनेसेस हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, करोड़ों की मशीनरी आती है भाई, मेन खर्चा तो मशीनरी के पीछे ही होता है, टेक्नोलॉजी के पीछे होता है। तो आपने सपोज़ 5 करोड़ की कोई मशीनरी ली, अब आप कल को ही बोलोगे 2 महीने के बाद मैं इसको बेचूंगा, तो भाई टूटेगा, बहुत टूटेगा, पैसा टूटेगा, लॉस जाएगा। ऐसे ही नहीं आप बोल रहे हो कि अरे हाँ नहीं तो है, मैं निकाल दूंगा, तब भी टूटेगा। आप जल्दी उसको चाह कर भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। आपने नया मोबाइल लिया, आईफोन लिया, शोरूम से बाहर निकलो, वापस देने जाओ 5,000 निकल जाएगा, आपने चलाया भी नहीं उसको। आपने गाड़ी ली, ठीक है, 50 लाख की गाड़ी ली, तुम्हारे नाम हो गई, शोरूम से बाहर निकालो, बाहर निकालते ही तुम्हारा माइंड चेंज हो जा रहा है कि अरे नहीं चलानी है, चलो होगा नहीं ऐसा। लेकिन अगर आप विदिन अ मिनट्स, विदिन अ सेकेंड्स भी आपका माइंड चेंज हो रहा है, आप बोल रहे हो कि अब इसको यूज़ नहीं करना और बेचने जाओ, उसी समय टूटेगा पैसा, आप चाह कर भी उसको चीज़ें नहीं निकाल सकते। तो जो चीज़ें आप अपने बिजनेस के अंदर लंबे समय के लिए ले रहे हो ताकि आपका बिजनेस स्मूथली चल सके, आपके कस्टमर्स को कन्वीनियंसी मिल सके, कंफर्ट मिल सके, उन सारी चीज़ों को फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है, नॉन करंट एसेट्स कहा जाता है। समझ में आया? जैसे बिजनेस के अंदर सपोज कर लो भाई मेरा एक फर्नीचर का बहुत बड़ा शोरूम है, उसमें मैंने अपने लिए जो काउंटर बनाया होगा, कैश काउंटर, एसी वेसी लगवाई, चैम्बर बनवाया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बिज़नेस के अंदर क्यों लाया हूँ? लंबे समय के लिए यूज़ करने के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, ठीक है। इससे मुझे क्या मिल रही है? सर्विस मिल रही है। इससे मुझे क्या मिल रही है? मुझे लंबे समय तक सर्विस मिल रही है, ठीक है भाई। मेरे स्टूडेंट्स को सर्विस मिल रही है, अब स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या हुए? कस्टमर हुए, पैसा दे रहे हो एक तरह से, बराबर। तो ये क्या कर रहा है? ये सर्विस दे रहा है, मुझे ही सर्विस दे रहा है। आप बोलोगे सर आप थोड़ी बैठते हो, मुझे सर्विस दे रहा है मतलब तुमसे पैसा निकल रहा है ना भाई, तुमसे पैसा निकल रहा है। समझ में आया? तो ये सब क्या हो गई? ये सब फिक्स्ड एसेट्स हो गई। प्रॉपर्टी वगैरह जो भी होती है ना, ठीक है, जिस और जो चीज़ें लंबे समय तक यूज़ हो रही है उसे फिक्स्ड एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स कहा जाता है। कैश हमेशा टिकेगा हमारे पास ऐसा नहीं होता है, वो रोटेट होता रहता है, ठीक है। कैश बैलेंस हो, बैंक बैलेंस हो, ये करंट एसेट्स में आता है।
किस में आता है तो एसेट्स, लेकिन उसकी टाइप अगर खाली एसेट्स लिखोगे ध्यान नहीं आता है करंट है कि फिक्स्ड है, तब भी चल जाता है, लेकिन आप स्पेसिफिकली अगर पता है तो लिखो, ठीक है। तो एसेट्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? रियल रूल। तो रियल अकाउंट लिख देने का, इट इज अ करंट एसेट्स। आया समझ में? तीसरा है ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स और कैपिटल इन दोनों में कौन इन्वॉल्व होता है डेफिनेशन में? ओनर। डेफिनेशन में मेनली कौन इन्वॉल्व होता है? बंदा, ओनर। जब मालिक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लेके आ रहा है, मालिक, सबसे पहले मालिक वर्ड आता है, ठीक है। और मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके जा रहा है, मालिक, दोनों में मालिक आ रहा है। मालिक लेके आता है तो कैपिटल, मालिक लेके जाता है पर्सनल यूज के लिए तो यहाँ पे ये मालिक का अकाउंट है। किसका? और मालिक तो पर्सन ही हो सकता है, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? पर्सनल। समझ में आया? तो कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों के दोनों पर्सनल में आते हैं। उसका रीज़न है कि दोनों के दोनों अकाउंट किसके हैं? मालिक के अकाउंट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज एन ओनर्स अकाउंट। समझ में आया? आपका एक्सप्लेनेशन समझ आना चाहिए। यहाँ पे एकदम रेक्टिफिकेशन की तरह नहीं होता है कि एक ही चलेगा। वो तो मैंने इसलिए बोला कि भाई नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन तो आपको समझ में आया करके। यहाँ पे भी आप लिख सकते थे ओनर इज अ नेचुरल पर्सन। समझ में आया? हमने क्या गलत लिखा? मेरे एक्सप्लेनेशन में क्या गलत हुआ? ओनर है, ओनर का अकाउंट है और वो नेचुरल पर्सन है, ठीक है। देन डोनेशन अकाउंट। डोनेशन हम कौन? तो बिजनेस को डोनेशन मिलता है क्या कभी? क्यों नहीं मिल सकता है? मेरे टोन के ऊपर नहीं जाना, अब मैं फ्लक्चुएटिंग रहूँगा। अकाउंट्स में तो मज़ा आएगी तुमको, ठीक है। काफ़ी बार होगा सही जवाब दे रहे हो, ऐसा होता है, बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होता है, हाँ, तो तुम मेरे टोन के अकॉर्डिंग आंसर दोगे। याद रखना, मैं बोल रहा हूँ फिर भी देखना होगा यही कि तुम मेरे टोन के हिसाब से जाओगे। ये तो ठीक है, मैंने अभी जो मेरा अभी चिल्लाना देख रहे हो, इससे डबल ट्रिपल चिल्लाना, हाई पिच होता था मेरा। तो जब मैं ऐसे बोलता था ना तो ऐसे हो जाए, फिर ना बोल देता था। तो मैं तो आपको जानबूझ के कंफ्यूज करूँगा, आपको सोच के बोलना है करके, ठीक है। डोनेशन आप खुद सोचो ना भाई, आपने कभी पिक्चरों में या कभी, चलो प्रैक्टिकल लाइफ में तो शायद देखा नहीं होगा ये सब चीज़ें, लेकिन बिजनेस को डोनेशन क्यों नहीं मिल सकती? मिल सकती है, हमको डोनेशन मिल सकती है। हम कौन? हम बिजनेस। लेकिन हाल फिलहाल हमेशा याद रखना, अकाउंट्स के अंदर कोई भी ऐसा आइटम है, कोई भी ऐसा अकाउंट है जो खर्चा भी हो सकता है और जो इनकम भी हो सकती है, और कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, मेंशन नहीं है, तो उसको खर्चा ही मानना है। जैसे रेंट है, तो रेंट आप दे भी सकते हो और मिल भी सकता है, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ है तो रेंट क्या होगा? खर्चा होगा। एक ही चीज़ याद रखने, दो चीज़ें, एक सैलरी और एक वेजेस, ये बिजनेस को कभी मिल नहीं सकता। सैलरी और वेजेस बिजनेस को कभी भी मिल, क्योंकि हम कौन? आप प्रैक्टिकली सोचो, कभी भी आपको सैलरी मिल सकती है, आपके एम्प्लॉय से हमेशा आपको सैलरी देनी है, ठीक है। और वेजेस भी हमेशा आपको आपके जो फैक्ट्री के अंदर लेबर है उसको देना है। ये दोनों चीज़ें कभी भी आपको मिल नहीं सकती। अब देखो, इसमें एक दूसरा एग्जांपल आता है। सपोज मेरा बिजनेस है और मैंने किसी और बिजनेस को काम करके दिया, उसका काम मैंने करके दिया, तो आप बोलोगे सर तो पैसा मिलेगा ना। तो आप, उस बिजनेस ने आपको सैलरी दी ना भाई, मैं उसका एम्प्लॉय थोड़ी हूँ, उसने मेरे से काम करवाया, मैं उसका एम्प्लॉय, उसके अंडर काम नहीं करता हूँ, तो वो मुझे वेजेस या सैलरी। तो आप बोलोगे सर फिर जो उसने आपको पैसा दिया वो आपकी इनकम है, वो आपकी इनकम है, उसको सैलरी या वेजेस आप नहीं बोल सकते, बिकॉज आप उसके एम्प्लॉय नहीं हो। सैलरी और वेजेस बिजनेस के लिए आंखें बंद करके खर्चा होता है। ये दोनों चीज़ें कभी भी आपको सोचना ही नहीं है कि आपकी इनकम हो सकती है। भले एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को काम करके दिया, बट मैं इसके अंडर काम नहीं करता हूँ भाई, उससे काम नहीं हो रहा था या उसके बस का काम नहीं था, इसलिए उसने मुझे काम दिया क्योंकि वो काम मुझे आता है। समझ में आया? अब मुझे आता है तो मुझे पैसा देगा काम करने का, पैसा देगा तो मुझे सैलरी थोड़ी दे रहा है। मैं अपने आप में बिजनेस हूँ और मैं उसके अंडर काम नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया? तो बिजनेस के लिए, हमारे लिए सैलरी और वेजेस हमेशा क्या है? हमेशा खर्चा है। क्या होता है? हमेशा एक्सपेंस होता है। सिर्फ सैलरी और वेजेस, बाकी सब में आपको देखना है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बिजनेस डोनेशन दे रहा है, तो ये क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस। कैसे हुआ? लॉस नहीं हुआ। देखो एक सुनना मेरी बात, एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, इनकम होगी या गेन होगा, आएगा तो नॉमिनल में, लेकिन एक्सप्लेनेशन तुम गलत लिखोगे तो गलत कर दूंगा। दूसरा, एक्सपेंस और लॉस नॉमिनल रूल के हिसाब से दोनों होते डेबिट है, बराबर, लेकिन अगर तुमने एक्सपेंस और लॉस लिखा तब भी गलत कर दूंगा। सिर्फ डेबिट से मतलब नहीं है, आपका रीजन सही होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रही है एक्सपेंस है, तो लॉस क्यों नहीं है, उसका रीजन? सर हम दे रहे हैं तो एक्सपेंसिव है ना, तो लॉस में भी तो यही होता है ना, लॉस तो होगा, और अगर वो एक्सपेंस कर रहा है तो बिजनेस के लिए, काम के लिए करेगा तो वो एक्सपेंस हो ना, वो दे रहा है, उसको वापस नहीं मिलने वाला, डोनेशन है, तो वो लॉस। एक्सपेंस वापस मिलेगा नहीं, मतलब एक्सपेंस में तो वो बिजनेस के अंदर यूज, वो बिजनेस के लिए यूज करे तो वो उसके लिए खर्चा हुआ, अभी वो बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा, वो डोनेट कर रहा है तो वो लॉस हुआ। देखो, डोनेशन अपनी मर्जी से हम लोग कर रहे हैं तो उसको लॉस में कंसिडरेशन नहीं होगा। डोनेशन कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं होता है, हम डोनेट कर रहे हैं, कहीं पर भी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, कहीं पे भी डोनेशन दे रहे हैं, अपनी मर्जी से डोनेशन होता है। ठीक है, तो उसको एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है। और तुमको एक बेसिक डेफिनेशन एक्सपेंस और लॉस का डिफरेंस बताता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास काफ़ी साल पहले पल्सर बाइक था और मैं बहुत अच्छे से मस्त चलाता था। तो एक बार मैं एक शोरूम में गया, ठीक है, और मैंने 10,000 के कपड़े लिए, 5,000 का जीन्स लिया, 2-3 टी शर्ट ले लिया। अब वो लटका के आ रहा हूँ और 80 की स्पीड पे मस्त पल्सर चल रही है और पन्नी ऐसे उड़ती थी। ठीक है, जो भी पॉलीथीन है वो मुझे याद है आज भी कि अगर मैं कुछ भी लेके आता था, चलो 10,000 की शॉपिंग तो नहीं करता था, बट एक एग्जाम्पल है कि ऐसे पन्नी उड़ती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अचानक से रास्ते में वो पन्नी नीचे से फट गई और मैं तो अपनी धुन में था। ठीक है, और सारे के सारे कपड़े निकल गए और घर पे आके देखा, मैं इतनी हल्की क्यों लग रही है, कुछ है ही नहीं ऐसा लग रहा है, देखो तो सही में कुछ नहीं है, देखा फट गई। मैं वापस गया, लेकिन भाई हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, तो रास्ते पे जो मिला उन्होंने उठा लिया था वहाँ से करके। ठीक है, तो वो गया। अब जब मेरा पैसा खर्च हो चुका है लेकिन मुझे सामने उस चीज़ की सर्विस नहीं मिली तो मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, जब आपने उसका उपयोग नहीं किया, उसका यूज़ नहीं किया और पैसा गया और आपको कोई सर्विस नहीं मिली तो आपका लॉस है। लेकिन सामने जब आपको सर्विस मिल रही है तो वो एक्सपेंस है। जैसे अब ये मैंने नियर अबाउट 65-70,000 का OnePlus लिया था। ठीक है, अब 2 साल हो गए, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए इसको लेते हुए। अब 2 साल होने के बाद अगर आज मैं बेचता हूँ और मेरे पास 40,000 या 35,000 इस फ़ोन का आता है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने सामने उसको उतना यूज़ कर दिया। तो जो भाव कम हुआ हो तुम बोलोगे सर वो क्या हुआ, वो खर्चे में जाएगा, वो डेप्रीशिएशन बोलते हैं उसको, वो डेप्रीशिएशन हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आईफोन मेरी किस्मत में नहीं है, मतलब मैंने हर तरह का हर बार आईफोन लिया है। 14-15 को छोड़ के 13 तक मैंने आईफोन लिया हुआ है, लेकिन मैंने एक बार भी आज तक यूज़ नहीं किया है। ठीक है, शौक में लिया, भाई आईफोन होना चाहिए। फिर मैं ये सोचता हूँ कि हाल फिलहाल तो ये फ़ोन चल रहा है तो उसको भी यूज़ क्यों करूँ। फिर मुझे 2-3 महीने के बाद ऐसा लगता है कि अब ये पड़ा रहेगा तो टूटेगा पैसा। और होता भी ऐसा ही है कि हर बार मैंने ये सोच के कि जितना लंबा रखूँगा भले अनयूज्ड होगा, एक्टिव तो हो गया है ना, तो उसका वैल्यू कम होता जाएगा करके। ठीक है, आप नई गाड़ी ले लो, साल तक गाड़ी घर पे रखो, चलाओ ही नहीं तो भी उसकी वैल्यू तो घटने वाली ही है, भले आपने नहीं चलाई है, नई की नई गाड़ी है तब भी। ठीक है, तो आपने यूज़ भी नहीं किया और आप बेच रहे हो। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि आईफोन 14 भी मैंने बीच में लिया था और फिर मैंने उसको 2 महीने के बाद बेच दिया, फिर 10,000 टूटे, उसको यूज़ ही नहीं किया करके। ठीक है, तो मैंने यूज़ ही नहीं किया और पैसा गया मेरा, वो लॉस कंसिडर होगा। लेकिन मैं चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ अच्छी खासी और जितना भी पैसा कम हो रहा है तो फिर वो लॉस। इन शॉर्ट, आपको सर्विस आप यूज़ ले रहे हो और पैसा जा रहा है तो वो लॉस नहीं है।
और सामने आप जब पैसा खर्च रहे हो और आपको वो चीज़ उतनी यूज़ में नहीं आई या आपने यूज़ नहीं की, वॉटेवर जो भी है, तो फिर आप उसको लॉस मान सकते हो। ये जनरली बेसिक डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में। तो डोनेशन हम लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं, ठीक है, डोनेशन हम लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं, ये हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारा खर्चा है, लॉस नहीं है। और खर्चा किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। इट इज एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। उसके बाद ये मशीनरी का शॉर्ट फॉर्म है, आपको कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने हैं सिवाय अकाउंट के, बाकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने, वो सिर्फ आपको पता करवाने के लिए मैंने बोला, ठीक है। M/C का मतलब होता है मशीनरी। अब मशीनरी हम बिजनेस में क्यों लेते हैं, मैंने ये नहीं पूछा क्या है, मैंने बोला क्यों लेते हैं, यूज़ करने के लिए। किस चीज़ के यूज़ करने के लिए, क्या करते हो उससे, मशीनरी से प्रोडक्शन करते हैं, बराबर। तो मशीनरी हमने एक आधे साल के लिए तो नहीं ली होगी, लंबे समय के लिए ली होगी, और उससे आपको सालों साल तक सर्विस भी मिल रही है, ठीक है। मैंने उस दिन आपको एसेट्स की जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन सिखाई थी, वो क्या बोला था मैंने, जो कुछ भी फ्यूचर में मिले वो हमारी एसेट्स है, जो कुछ भी फ्यूचर में मिले वो हमारी। तो मशीनरी से आपको सालों साल तक सर्विस मिलेगी, वो हमारी क्या है, एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब नॉन करंट एसेट्स है। और एसेट्स पे कौन, मतलब एसेट्स किस पे अप्लाई होता है, रियल रूल पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज नॉन करंट एसेट्स ऑफ बिजनेस। लिखो ना लिखो चलता है, लिखोगे तो अपने आप को थोड़ा बार बार ध्यान जाता है, हाँ भाई बिजनेस का। फिर है लैंड अकाउंट, अगर हमने ज़मीन खरीदी, क्या है ज़मीन हमारे लिए, एसेट्स है, ठीक है। अगेन रियल अकाउंट आएगा, ठीक है। इट इज नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। राज मेडिकल स्टोर्स अकाउंट, ठीक है, क्यों, किसका नाम है, दुकान का, इंसान का नहीं, दुकान का है, कोई भी दुकान हो, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन लिख दो, तो ये आ जाएगा पर्सनल अकाउंट। इट इज लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। आया समझ में। एक और ले लेते हैं, क्या है कृषा, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट मैंने अभी अभी क्या समझाया, हम कौन, बिजनेस के लिए सैलरी और वेजेस हमेशा क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि हम कभी भी एम्प्लॉय से पैसा लेंगे थोड़ी भाई, हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनसे पैसा कभी लेंगे नहीं, हमेशा हम पैसा देंगे ही, क्योंकि हम उनसे काम निकलवा रहे हैं। तो एक्सपेंस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, मतलब एक्सपेंस किस पे अप्लाई होता है, नॉमिनल पे, एक्सपेंस पे अप्लाई नहीं होता, एक्सपेंस अप्लाई होता है। और यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, लिखो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्सपेंस लिखो, हमारा ही खर्चा होगा, मतलब बिजनेस का ही। समझ में आया, क्लियर है ये इतना, ओके। नाउ गाइस नेक्स्ट वन, 9th। देखो 9th है हमारा कैरिएज इनवर्ड अकाउंट। अब कैरिएज इनवर्ड आउटवर्ड का अब भी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ कैरिएज का इंपॉर्टेंस है, आगे चल के आपको ये पता करना पड़ेगा इनवर्ड क्या होता है, आउटवर्ड क्या होता है। लेकिन कैरिएज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस आपको मिलती है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। तो कैरिएज इनवर्ड और कैरिएज आउटवर्ड ये दोनों ही आपके क्या हैं, खर्चे हैं। लेकिन आप बोलोगे सर कैरिएज इनवर्ड और आउटवर्ड में वैसे डिफरेंस क्या है, हाल फिलहाल तो वैसे भी दोनों ही खर्चा है, दोनों में सेम एक्सप्लेनेशन आएगा। लेकिन कैरिएज इनवर्ड आपको परचेज के टाइम पे लगता है और आउटवर्ड आपको सेल के टाइम पे, ठीक है। तो कैरिएज इनवर्ड जो है वो भी हमारा खर्चा है, खर्चे पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, नॉमिनल, ठीक है। इट इज एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। देन कैरिएज आउटवर्ड भी हम पहले ले लेते हैं, वो भी आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है। और नॉमिनल रूल पे अप्लाई क्या होता है, गुड्स और मतलब गुड्स और एसेट्स पे नॉमिनल रूल अप्लाई होता है, ठीक है। क्या, अच्छा गुड्स और एसेट्स पे नहीं होता है, अच्छा ऐसा, किस पे होता है, क्या,
और मैंने बोला एक्सपेंस और उस पर क्या अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हमारा खर्चा है, तो खर्चे पे क्या अप्लाई होगा, नॉमिनल, ठीक है। इट इज एन एक्सपेंस, ठीक है। नॉमिनल जो है वो गुड्स और एसेट्स पे नहीं होता, रियल होता है, और इनकम, एक्सपेंस, लॉस और प्रॉफिट पे ये अप्लाई होता है नॉमिनल। अब हमारा है फर्नीचर। बिजनेस के लिए फर्नीचर कौन सी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स होती है, ठीक है, मतलब नॉन करंट एसेट्स। और एसेट्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, सो इट इज नॉन करंट एसेट्स। स्टेशनरी, गुड्स, मेरी स्टेशनरी की दुकान है क्या, वो एग्जांपल के हिसाब से तूने गुड्स बोल दिया। यहाँ पे मेंशन है कि मेरा कौन सा बिजनेस चल रहा है, तो नॉर्मली अब अच्छा ये मेरे लिए स्टेशनरी क्या हुआ, गुड्स हुए, मैं स्टेशनरी बेचने के लिए बैठा हूँ, या मेरी स्टेशनरी की दुकान है क्या। एसेट्स कैसे, एसेट्स ये तब होगा जब ये बच जाएगा तो ठीक है, वो आपको आगे समझ में आएगा। हाल फिलहाल स्टेशनरी का मैं क्या बोलूँगा, खर्चा हुआ, ठीक है। स्टेशनरी का जब स्टॉक बच जाता है, वो आने वाले सालों में यूज़ होता है, तब वो एसेट्स होती है, लेकिन वो अभी हम मतलब नहीं है करने का। हाल फिलहाल स्टेशनरी क्या है, आपका खर्चा है, वही खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा होता है, ठीक है। तो खर्चे पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, नॉमिनल। इट इज एन एक्सपेंस। फिर क्या है, वेजेस, ठीक है। वेजेस और सैलरी बिजनेस के लिए हमेशा क्या होता है, लेकिन दोनों खर्चों में डिफरेंस है। सैलरी आप एम्प्लॉय को देते हो जो ऑफिस के अंदर काम करता है, वेजेस आप मजदूर को मजदूरी बोलते हैं, मजदूरी वेजेस। और मजदूर ऑफिस में काम नहीं करता, मजदूर फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन का काम करता है, लेबर, ठीक है। तो अगर आप जैसे हाई फाई पढ़ा लिखा ऑफिस में बंदा काम कर रहा है, वो ये नहीं बोलेगा मेरे को मजदूरी मिली, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारा काम स्किलफुल है, टीचर हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ मैं तो मजदूरी करता हूँ, ये पसीने निकलते रहते हैं इसी के अंदर भी, ये मजदूरी ही है मेरी, ठीक है। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान कभी भी ये नहीं बोलेगा कि, क्योंकि आप मजदूरी जब बोलोगे तो सामने वाला आपको उस निगाहों से देखेगा भाई ये मजदूर है क्या। तो जब पढ़े लिखे इंसान के लिए अगर मजदूरी वर्ड यूज़ कर लिया तो बुरा मान जाएगा, भाई जॉब छोड़ भी दे, अगर बहुत ही एथिक्स वाला इंसान होगा तो करके, वो ऐसे कैसे बोल दिया भाई, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक बिजनेस का ऑफिशियल वर्क जो ऑफिस में होता है, वहाँ पे जो बंदे काम करते हैं उनको हम सैलरी देते हैं, और हमारा दूसरा जो डिपार्टमेंट है फैक्ट्री वाला जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं वो लेबर है, वर्कर है। ऑफिस वाले लोगों को दोनों ही एम्प्लॉई है। इसको एम्प्लॉई बोलते हो तो खुश होगा, इसको वर्कर बोलोगे तो नाराज हो जाएगा, भाई इसको वर्कर नहीं बोल सकते अपने, ठीक है। ये वर्कर है, ये लेबर है, ठीक है, उसको कुछ नहीं है, उसको अपनी मजदूरी से मतलब है। तो वेजेस और सैलरी हमेशा हमारे लिए, हम कौन, बिजनेस के लिए खर्चा होता है। सो अगेन खर्चे पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, नॉमिनल। इट इज एन एक्सपेंस, ठीक है। फिर ये बात में आते हैं, थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे इसका देना है कॉपीराइट का। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला। आपका पैसा जब कोई और यूज कर रहा है तो आपको ब्याज, हितांशु को अच्छे से पता है ना, ब्याज वगैरह। ब्याज आप दोगे कब, जब आप किसी और का पैसा यूज करते हो तो आप ब्याज देते हो। जैसे बैंक से आप लोन लेते हो, ब्याज, ईएमआई जो देते हो ना, ईएमआई इंस्टॉलमेंट जो होती है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। वो जो महीने का आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, उसमें पूरा पैसा आप खाली हफ्तों का नहीं दे रहे हो, ब्याज का पैसा भी होता है आपका। क्यों आप ब्याज दे रहे हो, इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो, जब आप किसी और की चीज़ यूज़ करते हो तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बना है। मैंने जब घर यूज़ किया या बिल्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये फ्लोर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे रेंट देना पड़ रहा है। मैं जब किसी की गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे किराया देना पड़ रहा है। समझ में आया। उसी तरह मैं अगर किसी का पैसा यूज़ करता हूँ तो मुझे जो देना पड़ता है वो भी सामने पैसा ही होता है, लेकिन उस पैसे को इंटरेस्ट कहा जाता है। लेकिन आपको ब्याज मिल रहा है, मतलब आपका पैसा कोई और यूज़ कर रहा है, वो पैसा तो वापस देगा ही, लेकिन आपको उसके यूज़ करने का एक और अमाउंट दे रहा है, उसे हम ब्याज कहते हैं। आज आप किसी के घर पे रेंट पे रह रहे हो तो रेंट, आप घर यूज़ करने का पैसा देते हो, रेंट उसको बोलते हैं। घर तो वापस दोगे ही, बलदानिया बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो
यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव क्या हुआ, पैसा आ रहा है और आपकी कोई चीज़ कोई और यूज़ कर रहा है और आपको उसके लिए पैसा मिल रहा है, तो ये पैसा आपके लिए क्या हुआ, इनकम, प्रॉफिट नहीं। ठीक है, तो इनकम पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, नॉमिनल। इट इज एन इनकम ऑफ बिजनेस। देन यूनियन बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, यूनियन बैंक अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ICICI अकाउंट, नाम है। ठीक है, नाम है तो पर्सनल। किसका नाम है, इंसान का नाम है ना, इज अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, रेंट पेड अकाउंट, रेंट दे रहे हैं, क्यों रेंट देते हैं, जब हम किसी और की चीज जनरली घर बार दुकान वगैरह यूज करते हैं तब। ठीक है, तो ये हमारा खर्चा है तो नॉमिनल। और सिर्फ रेंट लिखा होता तो भी आपने पे किया होता ऐसा माना जाता है, रेंट रिसीव नहीं मानते। रेंट रिसीव तब मानेंगे, कोई भी रिसीव तब मानेंगे जब आपको रिसीव लिखा हुआ हो। तो अगर सिर्फ रेंट होता तो खर्चा भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, तो आपको खर्चा मानना है। ठीक है, खर्चा होता या इनकम होती, आप लिखते तो नॉमिनली, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, उल्टा लिखोगे तो ये क्या हो गया, इट इज एन एक्सपेंस। देन रिलायंस शेयर्स अकाउंट, ये बताओ कौन बोला, कैसे एसेट्स, वो क्या पैसा रिटर्न, तू तो आगे की बात चला गया। और जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट ही होगा, ज़रूरी है। और आपको ये पूछा है कि प्रॉफिट क्या होगा आपके लिए, ऐसा कुछ पूछा है, आपको पूछा है रिलायंस शेयर्स क्या है आपके लिए, क्या होगा तू छोड़ दे, वो नहीं पूछा है। ये क्या है, एसेट्स क्यों हैं, फिक्स्ड एसेट्स है भाई, ये तो फ्लक्चुएट होती रहती है। शेयर्स हमेशा हम लंबे समय के लिए ही लेते हैं, मैंने तो कभी शेयर्स लंबे समय के लिए लिए ही नहीं। हाँ, ये करंट एसेट्स भी है, ऐसे भी कैसे बोल सकते हैं हम लोग, ये तो हमारे इंटेंशन पे डिपेंड है कि आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है कि शॉर्ट टाइम के लिए किया है। बैठो, अब आप एक चीज याद रखना, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में आप कर रहे हो आपकी एसेट्स होती है, पहली बात वो एसेट्स में आती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट, और लेकिन इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो, आप मिड टर्म के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो आपने कौन से टर्म के लिए किया, जितने टाइम के लिए भी किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट होती आपकी एसेट से, याद रखना। और हम कौन, और क्या मार्केट में एक ही दुकान है, एक ही बिजनेस है, हमारे अलावा और कोई बिजनेस नहीं चला रहा है, क्या चला रहा है, हमारी भी कंपनी हो सकती है भाई, लेकिन हमारी कंपनी होने के बाद क्या हम किसी और कंपनी के शेयर्स परचेस नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। तो हमने अभी रिलायंस के शेयर्स परचेस किए। जब कभी आप शेयर्स में पैसा डालते हो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स है। तो ये क्या हो गई, ये इट इज एन एसेट्स लिख दो। ठीक है, और जनरली ये नॉन करंट में आता है। एक्चुअली एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के बाद इसकी बारी आती है, इन्वेस्टमेंट्स की बारी, फिर करंट एसेट्स की बारी आती है। तो आप इसमें खाली ये लिख सकते हो, इट इज एन एसेट्स। ठीक है, और एसेट्स पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, आया समझ में, क्लियर। चलो करो, चलो कॉपीराइट देख लेते हैं अभी हम। अब देखो, चार तुम्हारी एसेट्स याद रखने की, खाली चार हुई होती ऐसा नहीं है, लेकिन 11th 12th में आप ज़्यादातर ये चार पाओगे। चार तुम्हारी एसेट्स, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। अभी एक बार में याद नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे याद रखना। गुडविल, सबसे पहले गुडविल याद रखने का, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये चारों फिक्स्ड एसेट्स होती है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स होती है। फिक्स्ड में दो टाइप होते हैं, फिक्स्ड मतलब नॉन करंट। नॉन करंट के दो टाइप होते हैं, टेंजिबल जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल वर्ड आपको पता है, ठीक है, जैसे फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या है, टेंजिबल है। और इनटेंजिबल जो दिखती लेकिन फिर भी एसेट्स है,
क्योंकि उससे फ़ायदा होता होगा, उससे सर्विस मिलती होगी। जैसे गुडविल क्या है, गुडविल का मतलब होता है आपकी प्रेस्टीज, मार्केट में आपकी प्रेस्टीज क्या है, ठीक है। जैसे जिसकी प्रेस्टीज मार्केट में बन जाती है, मतलब इमेज, तो उस प्रेस्टीज का कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलता है, ठीक है। अब जैसे मेरा नाम मार्केट में बन गया तो लाभ मिलेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसी फील्ड है कि चलो मेरा नाम बन गया तो उस नाम के बेसिस पे 1-2 साल तो आएंगे, लेकिन फिर उन सालों में अगर मैं रिजल्ट थ्रो नहीं कर रहा हूँ मार्केट में तो धीरे धीरे मेरा नाम अब खराब भी होगा, ठीक है। तो वो गुडविल डाउन हो रही है, लेकिन गुडविल का आपको लाभ मिलता है। ये एक अलग फील्ड हो गई। देखो मेरी वाली टीचिंग फील्ड में मैं हमेशा ये मानता हूँ जब तक आपका काम कर रहे हो एक्टिवली तब तक ठीक है, गुडविल हमेशा टीचिंग फील्ड में नहीं चलती। जैसे आप कोई धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपका एक बार नाम बन गया, उसके बाद क्या होता है, आपने भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया तो भी चल जाता है। मैं भी थोड़ा बहुत नहीं ऊपर नीचे करूँगा, ध्यान नहीं दूंगा, चलेगा, लेकिन मैं अगर बिल्कुल क्वालिटी डाउन कर दूं और रिजल्ट्स नहीं आएगी या क्या, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे गुडविल। तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, इमेज, ठीक है, प्रेस्टीज आपकी मार्केट में क्या है, उसका पैसा मिलता है। जैसे मैं काफ़ी बार बोलता हूँ लिवाइस, ठीक है, लिवाइस है, नाइकी है, ये सब क्या है, ब्रांड्स हैं, इनका क्या चल रहा है, गुडविल ही तो चल रहा है भाई, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा हर चीज़ का मटेरियल अच्छा ही होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, कभी कभी 100 ठीक ठाक भी आ जाता है करके, लेकिन एक नाम है। अगर आपको एक्चुअली पता है कोई भी जूता कपड़ा वगैरह कितना सस्ता बनता है, लेकिन वो जो थप्पा लग जाता है टैग, ठीक है, सरनेम पुष्पा, ठीक है, ये जो सरनेम है, ये जो टैग है, उसी का भाव है भाई, उसी का भाव है। समझ में आया? आपका नाम बोलता है, आपका नाम बोलता है, ठीक है। अब मेरा फीस और मार्केट में जो भी क्लासेस चल रहे हैं, ऑलमोस्ट जो रेप्यूटेड क्लासेस हैं, फीस सेम ही है, ठीक है, एकदम हाई फाई, मेरे से और भी ज़्यादा एकदम हाई फाई है, 1-2 हज़ार का इधर उधर का फ़र्क होगा करके, ठीक है। लेकिन जब आपकी गुडविल बन जाती है तो लोग पैसा खुद ब खुद देते हैं। जब आपकी गुडविल नहीं होती है तो लोग पैसे देने में थोड़ा आनाकानी करते हैं करके, ठीक है। और गुडविल होगी तो सामने वाले लोगों को पता ही है कि भाई इसके पास इतना पैसा लगेगा, क्योंकि सामने वाले का काम का जैसा है करके। तो गुडविल जो है रेपुटेशन है, रेपुटेशन के बेसिस पे आपका बिजनेस चलता है, ठीक है। तो गुडविल क्या है, फिक्स्ड बट इंटेंजिबल एसेट्स। उसी तरह कॉपीराइट, कॉपीराइट देखते हो ना आप, वेबसाइट्स पे देखते हो कॉपीराइट लिखा होता है, क्या मतलब होता है पता होगा आपको किसी को, कॉपीराइट, कॉपीराइट लिखा होता है, उस समय क्या होता है, उस कॉपीराइट लिखा होता है तो क्या मतलब होता है, मेरे पास कॉपीराइट का राइट्स है तो मेरा जो चीज़ है वो और यूज नहीं है, ठीक है। कॉपीराइट करवाने का मतलब जैसे मैं सारा अपलोड कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपीराइट कर दूँ अगर, बराबर, या वेबसाइट्स पे डाल दूँ, और आप देखते हो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मटेरियल सब्सक्राइब करना पड़ता है, मतलब मंथली रेंटल पे करना पड़ता है। आप घर के अंदर करते हो ना, टाटा स्काई वगैरह से क्या होता है, सब्सक्रिप्शन बोलते हो, परचेस करना, आपको उसको यूज़ करने के लिए आपको मंथली रेंट देना पड़ेगा या परचेस करने के लिए अमाउंट देना पड़ेगा। तो कॉपीराइट है, किसी अगर मैंने कॉपीराइट कर दिया मतलब मैंने मेरी चीज़ का अधिकार मेरे पास ही रखा है, तुमको वो चीज़ चाहिए, उसका अधिकार चाहिए तो खरीदो। तो मेरे लिए क्या हुई, एसेट्स हुई, क्योंकि मेरी बनाई हुई चीज़ की सालों साल तक मेरे को सर्विस मिलेगी। तो ये भी क्या है, फिक्स्ड, क्योंकि सालों साल तक, लेकिन इंटेंजिबल, ये चीज़ सर्विस वाली चीज़ दिखती नहीं है। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, बराबर, तुमको दिखता है, तो इंटेंजिबल हुआ, क्योंकि लेकिन उसकी सर्विस मिल रही। तो सॉफ्टवेयर अगर मैंने आज बना दिया, ठीक है, और सॉफ्टवेयर अगर तुमने ले लिया तो जिसने लिया उसके लिए एसेट्स होता है सॉफ्टवेयर, क्यों, उसकी सर्विस सालों साल तक मिलेगी। तो ये क्या हो गया, ये रियल आएगा यहाँ पे, ये एसेट्स है, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ज़्यादातर ये 4 नाम ही चलते हैं। ये क्या है, एसेट्स है, एसेट्स है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, रियल। लेकिन आप क्या लिखोगे, इट इज फिक्स्ड या नॉन करंट बट अनटेंजिबल नहीं होता है भाई, इंटेंजिबल एसेट्स। आया समझ में? चलो